गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? ओह, मजे में हैं। क्या बात है। होना भी चाहिए। सिचुएशन जैसी भी हो, मजे में रहना चाहिए। क्योंकि सोचने से कुछ क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ने वाला है। मजे में रहो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। जिंदगी का यही एक मकसद है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले पदार्थ का वर्गीकरण का क्वेश्चन आंसर, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं हम भारतीय भवन के बुक से। तो अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक है तो सही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो और आंसर भी। अगर आपके पास बुक है तो आंसर नोट करिए, क्वेश्चन को बुक में ही रहने दीजिए। अगर दोनों करना है तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, इस पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में फुल्ली डिटेल में पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ लिए थे, जो लोग पढ़े हैं उन्हें ये पता होगा। आप पढ़े नहीं हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप हमारा जाके देख लीजिए। लाइन बाय लाइन है, पार्ट 1 से लेकर 5 तक है, पूरा फुल्ली डिटेल में है, जो कि हम भारतीय भवन को कवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भारतीय भवन से पढ़ाएं, उसमें एनसीईआरटी को भी कवर किया है, बीटीसी को कवर किया है। मतलब आप पूरा वीडियो देख लेते तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी भाषण किए, गुस्सा आ जाते होंगे आप, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हम लोग का तो पहला चैप्टर का तो नाम तो पता है, यानी भारतीय भवन का है। ये दूसरा है। क्लास किसमें है आप? ओह, भूल गए थे क्या? हाँ हाँ, आप 9th क्लास में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स और रॉन्ग एंड राइट, वो तो आप बुक से ही बना सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं, वो हम सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, पहले तो हम ये देखेंगे। अब इसमें हम लोग का जो पहला है वो क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कितने लाख का? अबे कोई लाख वाख नहीं है, पढ़ लो, लाखों में कमाएगा, लाख में जा रहा है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, क्या धातुएं तत्व होती है? ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या धातुएं तत्व होती है। तो थोड़ा याद करिए क्या बताए थे धातु। हाँ बिल्कुल, जब कोई औरत गर्दन में गहना पहनी है, मतलब सोने की पहनी है, तो क्या पहनी है? धातु पहनी है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो बोल रहा है कि धातु है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि धातु जो होती है क्या होती है? वो तत्व होती है। अब कैसे तत्व होती है? तो हम बताए थे तत्व 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? तत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। यही बोले थे ना, मेटेलाइट। तो इस पर थोड़ा आप देख लीजिएगा, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो मेटोलाइट, ठीक है। ये 3 हम बताए थे। या तो मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटोलाइट मतलब उपधातु। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके थे। अब इस इससे तो ये समझ में आ गया। तो सभी धातुएं क्या होती है? तत्व होती है। अब तत्व क्या होती है पीछे पढ़ते हैं, उतना लंबा समय हम नहीं लेंगे। डाउट होगा तो आप पीछे वाला क्लास देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से क्या, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर मेरा ये रहा, यौगिक। अब यौगिक कैसे होगा ये, जल्दी बताइए, यौगिक कैसे होगा? तो दो पदार्थ बोल रहा है, ठीक है। रासायनिक संयोग बोल रहा है यहाँ पे। संयोग कैसा बोला, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा है? रासायनिक संयोग बोल रहा है। तो दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? हम लिखाए हुए थे, बताए हुए थे कि क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। आंसर ये रहा, यौगिक कहलाता है। तो अब ये क्या होता है दो पदार्थ, ये भी हम लोग पढ़े थे। यानी तत्व तत्व मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। एक नीचे में हम उदाहरण दे दिए हैं। जैसे में देखिए, ये हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। जब दोनों के अभिक्रिया करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि दोनों जब विद्युत चिंगारी उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? जल बनता है। यानी हाइड्रोजन कितना परमाणु लेना होगा? 2 परमाणु। ऑक्सीजन कितना परमाणु लेना होगा? 1 परमाणु। परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई, यानी तत्व का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु। तो कम से कम हमको 2 हाइड्रोजन लेना होगा और 1 ऑक्सीजन का परमाणु लगा, तभी ये संयोग होगा। क्योंकि ये निश्चित अनुपात में, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको 3 ले लेंगे तो फिर ये अभिक्रिया दोनों के बीच में नहीं हो पाएगी।
सीधा सा मतलब ये है। तो इसीलिए हमको क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात में लेना होता है। यानी H2O इसका 2, अगर इसको हम 2 गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी 4 हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना होगा, 2 लेना होगा। तो याद हो गया। कोशिश की जाए कि साथ में पढ़ने के साथ साथ आपको यही याद हो जाए, बाद के लिए नहीं छूट जाए। कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा फिर बहुरी करेगा कब। तो वही बात है। तो 3-4 बार इसको आप पढ़िए, वीडियो पॉज कर दीजिए और ऐसे पढ़िए। दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। इसमें कुछ रट्टा मारने वाली बात है क्या, नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग करवाते हैं तो जल बनता है, और जल जो है क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि तत्वों से मिलकर बने हुए हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, तो क्या हो जाएगा, यौगिक। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या पीछे बढ़ेंगे हम। समझ में। अरे बबुआ कितना भाग गिलस रे, बहुत स्पीड में हमसे भी ज्यादा है, लेकिन अच्छी है। देखिए अब अगला है कि वायु के मुख्य अवयव क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वायु के। आप क्वेश्चन आंसर कॉपी लेके बैठेगा और क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा, ताकि आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े। तो वायु के मुख्य अवयव क्या है, नाइट्रोजन। मुख्य अवयव का मतलब क्या, कि वायु में क्या क्या मौजूद है। ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, नाइट्रोजन मौजूद है, और लिखा जा रहे बबुआ, ऑक्सीजन मौजूद है। ओहो, थोड़ा ज्यादा टाइम हम ले रहे हैं ना। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, फिर क्या है, अ, और भी सारा है, इनर्ट गैस है। तो उसमें सबसे अधिक जो मात्रा है किसका है, वो नाइट्रोजन का है। तो कितना है नाइट्रोजन, तो 78% है। यानी हमारा वातावरण जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मौजूद है, तो नाइट्रोजन मौजूद है। कितना परसेंट, 100 में कितना परसेंट, 78%। कोई भी अपने आप में 100% था, उसमें तो 78% कितना हो गया, नाइट्रोजन। पूछेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता है 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.003, 0.003 ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, ओहो हो, कितना अच्छा गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। सुनाई दे रहा है क्या, नहीं आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्या करे शादी रहता है रोज। आगे चौथा, चौथा में क्या है कि बोला भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है, यही है ना। भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है, तो उत्तर, क्योंकि पदार्थों की संरचना नहीं बदलती है और नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी जो पदार्थ के कण होता है वही पदार्थ क्या होता है कि अलग रूप ले लेता है, खाली सिर्फ रूप अलग ले लेता है। पदार्थ तो वही रहता है ना। क्या हम ये वाष्प को जल नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम लोग एक साथ फिर से संघनित कर लेंगे तो बन जाएगा जैसे बर्फ। बर्फ को आप ज्यादा पिघलाइएगा तो द्रव, और द्रव को और पिघलाइएगा तो फिर क्या, गैस। वाष्प, वाष्प को फिर से दबाइएगा तो जल, जल को और दबाइए मतलब ठंडा करिए, संघनित करिए तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ। तो खाली रूप बदल रहा है, नया पदार्थ नहीं ना निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए इसका परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी, मतलब फिर से वापस से बदला जा सकता है। क्या है अब, पांचवा में, उस विधि का नाम बताइए जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयवों को पृथक किया जा सकता है। और हम लोग को पता है कि मिश्रण को किन्हीं विशेष विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोल रहा है नमक और जल से बने विलयन, मतलब कि नमक, ठीक, और जल से बने विलयन को हमको अलग करना है। तो क्या करेंगे कि इसको जब हम लोग धूप में रखेंगे तो जो जल के कण है वह क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, और इसमें जो बचेंगे क्या बचेंगे, तो नमक बचेंगे। ये नमक थोड़ा मिक्स है, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिए, ये नमक है और बालू का मिश्रण है, लेकिन हमको जल और बालू का नहीं, जल और नमक का लेना था। तो इसमें क्या होगा कि जल के कण वाष्पीकृत हो जाएंगे और बचेंगे क्या, तो नमक बचेंगे। इसके अनुसार हम समझ जाएंगे कि मेरा नमक अलग हो गया है। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कहता है, बारूद किन, सॉरी इतना भाग जाता है ना। 6 में बारूद किन पदार्थों का मिश्रण है। तो बारूद किन पदार्थों का मिश्रण होता है, याद करिएगा जो बारूद होता है वो सोडा यानी पोटेशियम, पोटेशियम का होता है के, गंधक, गंधक का मतलब सल्फर, सल्फर का होता है S, और चारकोल मतलब कोयले का रूप। किनसे मिलकर बनाता है बारूद,
याद करिए, सोरा गंधक और चारकोल का, बारूद किन से मिलकर बना होता है? सोरा गंधक और चारकोल। बारूद किन से मिलकर बना होता है? सोरा गंधक और चारकोल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछा जाएगा, या फिर इंपोर्टेंट है वैसे भी। तो बारूद किन पदार्थों का मिश्रण होता है? सोरा यानी पोटेशियम, गंधक मतलब सल्फर, और चारकोल मतलब कोयला। जब इन सबको मिला देते हैं तो किनका निर्माण होता है? बारूद का। बारूद का निर्माण कहाँ पे होता है? बारूद कहाँ हम लोग यूज करते हैं? फटाकों में, बम बनाने में, बूम ब्लास्ट जो करता है, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग? बारूद का। और बारूद कैसे बनता है? तो सोरा, गंधक, चारकोल। आगे है सातवां में। सातवां में क्या करा? क्या हीरा एक तत्व है? तो बिल्कुल, हीरा एक क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व। हाँ, हीरा एक तत्व है। देखो, ओहो कितना महंगा होता है। देखो तो कितना चमक रहा है, इसका क्रिस्टल इतना लाइट होता है, नहीं कार्बन का ही रूप है, बहुत सॉलिड होता है इसके, क्या कहें हम, इतना हैवी होता है। सीधा याद रखिए, हीरा एक तत्व है तो हाँ हीरा एक तत्व है, हीरा तत्व है तो हाँ हीरा तत्व है, हीरा तत्व है, जी बिल्कुल हीरा तत्व। समझ में आ गया होगा कि हीरा एक तत्व है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, वे विद्युत कुचालक होते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, हीरा तत्व हो जाएगा। आठवां, बिलियन की परिभाषा दो। दो की दे, दे। तो बिलियन की परिभाषा दे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे में देखिए, ये उठ के यहाँ भाग आया है, लेकिन इसको रहना चाहिए था थोड़ा पीछे ना बबुआ, तो कैला भागत बारा। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा इमेज में कि बिलियन, जैसे चीनी और वाटर जो हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। और शरबत किसका उदाहरण है? तो बिलियन का, क्योंकि इसका पदार्थ क्या होते हैं? समांग होते हैं। ये भी समझ में आ गया। कॉपी में आप नोट करते जाइएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगला है 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्या करा? क्या निलंबन में ठोस कण दिखाई पड़ते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जिसका आसान आप लोग बना लिए होंगे अगर बनाए होंगे तो। देखिए, ये निलंबन है ना, और ये क्या है? बीजन में तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन निलंबन में ठोस कण, जैसे मिट्टी के कण, गंदे मिट्टी के जल, इसमें देखिए ये कण सब दिख रहा है ना ब्लू ब्लू करके, तो ये सब क्या है? कण है, यानी निलंबन में ठोस कण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे 10 में, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू कण मिश्रित हो गए हैं, इस मिश्रण से लोहे चूर्ण को पृथक करने के लिए किस एक तकनीक का नाम बताइए? तो किसी तकनीक का नाम बताएंगे हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण का। ये कौन सा विधि हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण। यानी जब हम लोग चुंबक को पास में लाएंगे तो बालू एक तो नहीं चिपकेंगे, लेकिन लोहे का चूर्ण इसमें आकर चुंबक में आके चिपक जाएगा, तो मतलब चूर्ण अलग हो गया और बालू अलग हो जाएगा, यानी चुंबकीय पृथक्करण। बोला 3 उदरपादित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे। तो 3 यानी उदरपादित पहले कहते क्या है? उदरपादित का सही लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है ये लिखने में, ये उदरपातन, ये। तो 3 उदरपात होने वाले पदार्थों का, यानी उदरपात मतलब क्या कि अगर उस वस्तु को हम लोग जलाते हैं तो द्रव अवस्था में गए सीधे वो गैस में या वाष्प में बदल जाता है, क्या कहलाता है? उदरपातन। जैसे कपूर देखिए, ये कपूर है, यहाँ पे मोहतरमा जला रही है, प्रार्थना कर रही है, तो देखिए जब इसको जलाएंगे तो क्या पानी बनता है या फिर द्रव बनता है? नहीं ना, जल के सीधे वो वाष्प में बदल जाता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये सीधे उदरपातित हो रहा है, यानी कपूर यहाँ से जला, जलने के बाद सीधे वाष्प में बदल गया, तो ये क्या? उदरपादित। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होने वाला है? उदरपादित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दे। मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दे। तो देखिए, मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दे। क्या है? कि वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे में अल्कोहल और जल एक दूसरे में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अल्कोहल मतलब कथी? सुबोधवा। हम लोग की इधर सुबोधवा बहुत फेमस है, वो दारू। तो अल्कोहल और जल का मिश्रण क्या है? मिश्रणीय द्रव का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 11 में क्या कुलाडी कणों का स्कंदन होता है? तो जो बिल्कुल कुलाडी कणों का स्कंदन होता है। कुलाडी कणों का स्कंदन बिल्कुल होता है।
आगे 14 में जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम बताए। तो क्लोरीन और ब्रंजन को जब हम लोग जल में मिला देते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, कीड़े, छोटे-मोटे कीड़े मकोड़ों को वो मार देते हैं। और बड़े-बड़े स्टेशन के जो बगल में टंकी होते हैं तो उसमें क्लोरीन की छोटी गोली डाल दिया था, जिससे पानी साफ रहती हो और लंबे समय तक रहता है और उसमें कीड़े जल्दी नहीं, यानी छोटे-छोटे कीड़े जो लगते हैं वो नहीं लगते हैं। आगे है कि दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? तो मंथन विधि द्वारा या फिर अपकेंद्रीकरण विधि बोल, जैसे देखिए, अब ये है दूध, अब जब इसको हम लोग ये ठोस कर, जैसे दोनों मिक्स है, दूध और मक्खन मिक्स है, जब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से नचाएँगे गोल-गोल इस परखने में रख के, तो नीचे भारी कण नीचे आ जाएँगे और जो उपले मतलब कमज़ोर कण है वो ऊपर हो जाएगा, तो इससे दूध और मक्खन अलग हो जाएँगे। यानी इसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। आगे है 16वाँ क्वेश्चन, आयोडीन में धात्विक चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? तो बिल्कुल, कि हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि उसमें धात्विक चमक होती है, तो आयोडीन को हम लोग धातु कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य गुण जो होते हैं किसके होते हैं? धातु के होते हैं। ना तो विद्युत के सुचालक होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं कि आघातवर्ध या तन्य होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएँगे वो, ये क्या था? अपवाद में था, आयोडीन अपवाद में था, जो कि क्या है? अधातु है। आगे है 17वाँ क्वेश्चन, ठोस गैस मिश्रण के उदाहरण दीजिए। तो मिट्टी के कणों के बीच वायु कणों का विद्यमान होना यानी उपस्थित रहना, ये ठोस गैस के उदाहरण हैं। आगे है 18, 18 में कह रहा है कि नमक के एक जलीय, कहाँ गया 18, नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से स्थान पर एसीटोन क्या कर दिया, 56 डिग्री सेल्सियस मिला दिया। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभाज्य स्त्रवन, एक नंबर का कुछ ना, फिगर नहीं ड्रा करिएगा, बस हम समझाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। तो प्रभाज्य स्त्रवन विधि द्वारा हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। अलग करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, ये जो कम डिग्री का एसीटोन इसमें आ जाएगा और जो होगा नमक इसी में रह जाएगा। एसीटोन, नमक इसमें रह जाएगा और एसीटोन यहाँ से आ जाएगा। पीछे वाला क्लास आप देख लीजिएगा फुल डिटेल में, तो इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 5-6 मिनट लग सकता है। तो यही हम सजेस्ट करेंगे आप पीछे वाला क्लास देख लीजिए, ताकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, और नहीं देखें तो आपको और भी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या बोल रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा किया जाए तो क्या होगा? पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। आगे है धुआं और कुहासा। मेरा क्या है, धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल है। बताया कि इन दोनों में क्या अंतर है? धुआं जो प्रक्षेपित अवस्था है ठोस है, धुआं में प्रक्षेपित अवस्था क्या होता है? ठोस होता है, जबकि कुहासा में प्रक्षेपित अवस्था द्रव होता है। कुहासा क्या होता है कि जल के द्रव मिलके बने होते हैं, और धुआं क्या होता है? ठोस कण से मिलके बने होते हैं। तो वहाँ प्रक्षेपित होता है ठोस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। तभी तो पानी कण रहते हैं ठंडी मौसम में उपस्थित। ठीक है, क्वेश्चन अब तो मेरा 1 से 20 तक हो गया अतिलक्तरी। अब जो बाकी है मेरा वो भी देख लेते हैं, दिक्उतरीय देख लेते हैं। करना यानी अलग-अलग बताना कि कौन तत्व है, कौन यौगिक और कौन मिश्रण है। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा, उदाहरण है सॉरी क्वेश्चन है ए, जस्ता। जस्ता क्या है? तत्व है। इमेज में आप देख रहे हैं ये क्या है? एक तत्व है। कैसे तत्व है? तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये आघातवर्ध या तन्य होती है, इसमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं वगैरह, यानी जितने भी सारे गुण होते हैं वो किसके हैं? धातु के हैं। तो इसीलिए एक तत्व है। आप पूछा कि ये धातु है या अधातु है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? एक तत्व हो जाएँगे। यानी जस्ता का क्या होता है? जेडन होता है। जस्ता का क्या होता है? जेडन, रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं, दूसरा में समुद्र का जल। तो समुद्र का जल क्या है? मिश्रण। अब समुद्र का जल देखे होंगे, अब उसका इमेज नहीं रख सकते हैं। तीसरा में सी में सोडियम बाइकार्ब, जिसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं। इसे हम कौन सा सोडा बोलते हैं? खाने का सोडा। देखिए कुछ नमक के आकार में, देखिए नमक जैसा, तो ये सेम वैसा ही होता है, सिर्फ पाउडर होता है। तो जिसे हम लोग खाने के उपयोग में करते हैं, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग और क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने का सोडा बोलते हैं। जो कि क्या है? एक यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है। आगे है मिट्टी। मिट्टी का भी इमेज दे, नीचे देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा मिट्टी। तो मिट्टी किसका उदाहरण है? एक मिश्रण, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण मौजूद रहते हैं, अगैरह वगैरह सब मिक्स के रहते हैं, तो इसीलिए हम इसको मिश्रण बोलते हैं। साबुन, साबुन किससे बने होते हैं? तत्वों से, यानी ये एक यौगिक। साबुन क्या है? यौगिक। कोयला, कोयला क्या होते हैं? तत्व होते हैं, यानी अधातु है, तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। कागज, कागज क्या होते हैं? मिश्रण।
कैसा मिश्रण? तो विषमांग मिश्रण। अल्कोहल क्या है? यौगिक है। ग्रेफाइट एक तत्व है यानी अधातु। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। इमेज में दिख रहा होगा आपको। इमेज इसलिए रख दिया है ताकि आपको देखने में सुविधा हो और आसानी से आपको याद रहे। वीडियो को रोक के आप याद कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। दूसरा, निम्नांकित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पहचानें। निम्नांकित में किसको बोला? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को। तो एक बच्चे का विकास। अब कोई बच्चा जवान हो गया तो फिर से क्या वो जवान बच्चे में आ सकता है? नहीं ना आ सकता। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक। लिख लीजिए, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, केमिकल चेंज हो जाएगा यानी रासायनिक परिवर्तन। सी केमिकल चेंज यानी सीसी, केमिकल चेंज। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? ये बार बार पूछा जाता है, लगभग कोई भी पूछ सकता है। तो बच्चों में किस प्रकार का परिवर्तन? बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक। बच्चों का विकास किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। याद हो गया होगा। आगे है, जल्दी बताइए। दूध का दही बनना तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। ये केमिकल चेंज। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। 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 याद हो गया। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। आगे है मोम का पिघलना। अब मोम का पिघलना किसका परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक, क्योंकि पिघल जाएगा फिर से हम उसको मोम का आकार दे सकते हैं, इसलिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। ये किसका है? तो फिजिकल चेंज यानी पी सी लिख देते हैं, मतलब फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना 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 भौतिक परिवर्तन। डी में है लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जल जाता है तो राख बन जाता है यानी कोयला बन जाता है, तो कोयला को हम फिर से लकड़ी में नहीं बदल सकते। तो किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना 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 रासायनिक परिवर्तन। याद हो गया। आगे देखिए, तीसरा, तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर बताइए। क्या बोला है कि दो अंतर हम बहुत सारे लिखाए हैं। आप उसमें से कोई भी दो अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड, ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही सही है और आप जो लिखे वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आप कहीं और से लिखें तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को हम लोग क्या कर सकते थे? जैसे सोना, तो सोना को हम लोग कितना भी काटेंगे तो क्या होगा? सोना ही होगा। तो तत्व था, तो तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, पहला। अब यौगिक का, जबकि यौगिक को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता था, जैसे जल को हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग कर सकते हैं। दूसरा, एक ही उदाहरण इसका हो गया। दूसरा अंतर हो गया। दूसरा, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब हम लोग काटेंगे तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा, ये बोला देख लीजिए, सबसे छोटा कण, इससे भी छोटा ये तो ये क्या हो जाएगा? एक परमाणु कहलाता है। लेकिन जब जल का हम लोग बात करेंगे तो जल क्या होता है? H2O होता है। अब H2O में जब हम लोग सबसे छोटा कण लेंगे तो उसमें क्या मौजूद होगा? हाइड्रोजन भी मौजूद होगा और ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। हाइड्रोजन भी मौजूद होगा और ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, तो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण अणु। परमाणु, सॉरी, फिर से एक बार, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। यहाँ पे यौगिक कर दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको यौगिक कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेना है? यौगिक। इसको क्या कर लेना है? यौगिक। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, लेकिन तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। याद हो गया। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, अणु का सूक्ष्मतम कण, सॉरी, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, जबकि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु। याद हो गया। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। याद हो गया होगा, आप उम्मीद करते हैं। नहीं याद हो गया तो फिर से सुनिए, फिर याद हो जाएगा। आगे है चौथा क्वेश्चन, मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखे। क्या बोला कि मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को बोला लिखने के लिए। तो मिश्रण के बहुत सारे गुण लिखाए थे। पहला क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु, जैसे नमक और चीनी ले लीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, बालू और नमक का मिश्रण, तो क्या हो जाएगा? वो मिश्रण का, यानी किसी भी अनुपात में हम लोग मिला सकते हैं। मिश्रण समान या विसमान होते हैं। समान मतलब कि सभी कण एक जैसा, विसमान मतलब कि सभी कण अलग जैसे हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा, दो उदाहरण हो गया।
आगे है पांचवा, विलेय और विलायक में क्या अंतर है? तो विलयन का वह भाग जो प्राय अधिक मात्रा में रहता है क्या होता है? विलायक कहलाता है। और विलयन का वह भाग जो प्राय कम मात्रा में रहता है वो क्या कहलाता है? विलेय। जैसे चीनी और जल का मिश्रण में चीनी क्या हो जाएगा? विलेय। और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्या करा कि आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है? कैसे समझेंगे आप ऑक्सीजन एक तत्व है? तो उसके लिए हम क्वेश्चन का आंसर लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? जब शुद्ध ऑक्सीजन, ऊपर में देखें हम लोग, जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन से कराया जाता है तो सिर्फ जल बनता है। क्या बनता है? सिर्फ जल बनता है। यानी ऑक्सीजन में अन्य तत्वों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन एक तत्व है। यानी तत्व से ही ना मिल्की वे का निर्माण होता है। अगर ये जल का निर्माण नहीं होता तो क्या हम उसे बोल सकते थे कि ऑक्सीजन एक तत्व है? नहीं बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक तत्व है, क्योंकि ये अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एक तत्व हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन से करके सिर्फ जल बनाता है। यानी ऑक्सीजन में अन्य तत्वों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन एक तत्व है। सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्हीं चार उपयोगी मिश्रणों के लिखे। तो हम बहुत सारा मिश्रण बताया, मिश्रण में से कोई भी चार लिख सकते हैं। तो पहला हम लिख दिया वायु, वायु का लिख दीजिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडा वाटर, जब जल में हम लोग CO2 को घुला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडा वाटर प्राप्त होता है। जब हम लोग जल में CO2 को घुला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडा वाटर। नमक पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण हो गया मिश्रण। बारूद किसका होता है? पोटेशियम, सोडा, सल्फर, गंधक और चारकोल का। मिट्टी तो बहुत सारा कण होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सब का किसका उदाहरण है? ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। आप और भी डिटेल में इसको लिख सकते थे, तो आप लिख लीजिएगा हो सके तो। हम यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिए हैं आपके लिए, सब कुछ हम बना देंगे तो फिर आप आलसी हो जाएंगे, हम पे डिपेंड हो जाएंगे। तो किसी पे डिपेंड मत रहिए, पहले कोशिश करिए। इसलिए हम थोड़ा वीडियो लेट अपलोड किए हैं, ताकि पहले आप याद करके समझ के बना ले, उसके बाद हम इसे फिर से कोशिश कर ले। आप चेक कर लीजिए, आप बनाया तो सही है, अब नहीं बनाया तो छापिए। छापने का काम तो कर ही सकते हैं आसानी से। क्या करा? जलीय विलयन और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी पदार्थ, जब थोड़ा सही करिए, जब किसी पदार्थ को जल में घुलकर जो विलयन बनता है उसे हम लोग जलीय, और जो पदार्थ जल में, जो पदार्थ जल के अलावा विलयन बनाता है वो क्या हो जाएगा? अजलीय विलयन कहलाता है। यानी जब किसी पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाता है तो क्या होता है? जलीय विलयन। अब जो जल के अलावा किसी अन्य पदार्थ में मिलता है वो क्या जाएगा? अजलीय विलयन। तो जब किसी पदार्थ, लिखा नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कि जब किसी पदार्थ को जल के अतिरिक्त क्या करते हैं कि मिलाते हैं किसी अन्य पदार्थ में, तो क्या होता है? वो घुलकर विलयन बनाते हैं। जैसे अल्कोहल, एसीटोन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अजलीय विलयन है। किसका उदाहरण है? अजलीय विलयन का उदाहरण है। ठीक। नौवां क्वेश्चन है वास्तविक विलयन की दो विशेषताओं को लिखे। वास्तविक विलयन क्या बोला है? किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो वास्तविक विलयन समान होते हैं, यानी स्वच्छ एवं पारदर्शी होते हैं। जैसे नमक और जल विलयन में विलय कर नीचे नहीं बैठते हैं। 10वां में है संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? तो निश्चित तापक्रम पर किसी विलयन की दी हुई मात्रा और अधिक मात्रा घुलाई जा सके तो वह क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। अब इमेज के थ्रू इसको हम समझेंगे और भी अच्छा से। देखिए 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 क्या है, पहले सबको साफ कर लेते हैं, बहुत कचरा हो गया। देखिए असंतृप्त बोला है ना, असंतृप्त का इंग्लिश क्या होता है? अनसैचुरेटेड। ये है मेरा असंतृप्त। क्या है? अनसैचुरेटेड। याद हो गया? असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो किसी निश्चित तापक्रम पर, जैसा मान लीजिए इसका कोई निश्चित तापक्रम 30 है तो 30, 100 है तो 100 रहेगा। विलयन की दी हुई मात्रा में और अधिक मात्रा घुलाई जा सके तो वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे देखिए ये अनसैचुरेटेड का, इसमें खाली स्थान दिख रहा है ना, तो मान के चलिए हमको चीनी घोलना है तो इसमें हम और अधिक मात्रा में चीनी को घोल सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? असंतृप्त का। किसका उदाहरण है ये? असंतृप्त। क्लियर? फिर बोला संतृप्त, दोनों में अंतर क्या है? तो बात वही हो जाएगा, किसमें अधिक मात्रा में और अधिक मात्रा में विलय घुलाया जा सकता है और इसमें अधिक मात्रा में विलय नहीं घुलाया जा सकता है। तो नीचे आंसर लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? तो दोनों का अंतर जो है वो सिंपल सी बात है। निश्चित तापक्रम किसी पदार्थ की दी हुई मात्रा में विलय की और अधिक मात्रा घुला देने पर क्या बनता है? संतृप्त विलयन बनता है। यही है।
और अति अति संतृप्त उसी का है, थोड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो वही है, लिख लीजिएगा यहाँ से असंतृप्त, कि ऐसे में जैसे मात्रा में विलयन संतृप्त आने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक हो क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक बा। 13, किसी पदार्थ की विलयता की परिभाषा बोल रहा है, लिखिए विलयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर, निश्चित तापक्रम पर किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। तापक्रम बढ़ाने से संतृप्त विलयन में और भी विलय घुला। जैसे देखिए, जब आप चाय बनाते हैं तो जब पानी ठंडा होता है तो धीरे से घुलता है, उसमें कम मात्रा में चीनी घुलता है, लेकिन अब वही आप गर्म करते हैं पानी को तो अधिक मात्रा में चीनी घुलता है और स्पीड में घुलता है। तो वही होता है, तापक्रम बढ़ाने से संतृप्त विलयन में और भी विलय घुलाया जा सकता है, तो थोड़ा और उसमें जगह बन जाएगा। तो कब होगा यह, जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तब होगा। ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब गर्मी, गर्मी मतलब कूच देना, पकड़ के पीट देना। पीटिएगा तभी तो गर्मी आएगा ना। तो वही बात है कि पकड़ के क्या करना है, उसको कूच देना है, तो हो जाएगा वो गर्मी। भाई गर्मी बहुत फेमस गाना है, आप नहीं सुने हैं तो कथी सुने हैं, जाके सुन लीजिए। आगे है 15 में, कोलाडी विलयन क्या है। ये कोलाड थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा हमको लगता है गलत लिख लिए हैं। तो कोलाइड विलयन वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के क्या होता है, वो मध्यवर्ती होता है। मतलब विलयन के कण और निलंबन के कण के बीच में होता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है। स्याही, ये किसका उदाहरण है, ये सब कोलम है। इसकी जो कण को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। लेकिन निलंबन को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते थे, और विलयन में तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रत्येक में सही कर जाएगा। एक उदाहरण दे, पायस, दूध। पायस का उदाहरण क्या हो गया, दूध हो गया। उसके बाद है एरोसल, एरोसल का उदाहरण क्या हो गया। सबसे इंपोर्टेंट हमको यही लगता है, और है भी ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसको याद ही कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज का। और जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, पायस का क्या हो जाएगा, दूध। जेल का क्या हो जाएगा, मक्खन। एरोसल का क्या हो जाएगा, धुआं। झाग का क्या हो जाएगा, मिल्क मैग्नीशिया। तो ये मेरा रहा क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। आप इसे कॉपी में सही से बना लीजिएगा, और अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझने में एक भी दिक्कत नहीं हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे क्या कहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो याद ही है आपको, इतना वीडियो देखे होंगे, याद हो गया होगा, कर दीजिएगा। जिसको जरूरत हो उसे शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।